तो शुभ समाचार में आज सबसे पहले एक बात करेंगे बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा की। अमरनाथ यात्रा में महज एक दिन अब शेष रह गए हैं। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी। इसके लिए बाबा के धाम में सभी इंतजाम लगभग पूरे कर लिए गए हैं। भक्तों के लिए यात्रा मार्ग पर सुरक्षा से लेकर खाने पीने के पानी की व्यवस्था का पूरा इंतजाम किया गया है। इस साल अब तक करीब 3.5 लाख श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करा चुके हैं। जिन श्रद्धालुओं ने अभी तक ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कराया है, उनके लिए जम्मू में ऑफलाइन पंजीकरण की सेवा भी उपलब्ध है। वहीं पर देखिए, इस बार यात्रियों की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा के लिए एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। यात्रा मार्ग पर एआई तकनीक से लैस सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। चप्पे चप्पर पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। जमीन से लेकर आसमान तक हथियारबंद जवानों से लेकर ड्रोन जैसी अत्याधुनिक तकनीक का सुरक्षा चक्र मजबूत है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लाखों शिव भक्तों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। 3 जुलाई से पवित्र अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। ये पावन यात्रा 3 जुलाई से लेकर 9 अगस्त रक्षाबंधन तक पूरे 38 दिनों तक चलेगी। यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था कल जम्मू शिविर से रवाना होगा। इसके बाद श्रद्धालु 3 जुलाई से बालटाल और पहलगाम के रास्ते पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए रवाना होंगे। इस बार अमरनाथ तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए सबसे तगड़े इंतजाम किए गए हैं। यात्रा मार्गों पर करीब 700 हाई डेफिनेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरे और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। FRS का इस्तेमाल जारी है। यात्रा मार्ग पर आने जाने वालों की तस्वीरें ली जा रही हैं। कुछ दिन पहले FRS तकनीक की मदद से 2 संदिग्धों को भी पकड़ा गया था, जो आतंकी संगठनों के लिए काम कर रहे थे। आपको बताते हैं कि आखिर ये तकनीक कैसे काम करता है। दरअसल फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम में सक्रिय आतंकवादियों और उनके मददगारों की तस्वीरें फीड की गई हैं। ऐसे में अगर कोई संदिग्ध कैमरे की नजर में आता है तो निगरानी केंद्र में तुरंत अलार्म बज उठता है, जिससे समय रहते सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं। इस तरह ये सिस्टम चेहरे की पहचान कर संदिग्धों को पकड़वाता है और सुरक्षा को चाक चौबंद बनाता है। अमरनाथ यात्रा के पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों पर चेहरा पहचानने वाला ये सिस्टम लगाया गया है। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा का अभेद्य घेरा बनाने के लिए पूरे रूट पर जवान तैनात हैं। चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। सीसीटीवी और ड्रोन से नजर रखने के अलावा डॉग स्क्वाड और बुलेट प्रूफ मार्क्समैन गाड़ियां भी तैनात की गई हैं। पूरी टीम इस रास्ते को बड़े स्तर पर यहाँ पर डिटेक्ट करती है, जिससे कि अमरनाथ यात्रा में किसी भी तरीके से सुरक्षा में चूक न हो। ये व्हीकल भी इस पूरे रास्ते में मौजूद रहेगी और आप देखिए तस्वीरों में कि मार्क्समैन व्हीकल है। पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ गाड़ी का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। 360 व्यू इसके जरिए लिया जा सकता है, जिससे कि चारों तरफ तस्वीरों में हम लोग देख सकते हैं कि कैसे यहाँ से अगर कोई भी रास्ते में कोई घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो उनको किस तरीके से उसके ऊपर नजर रखना है। सीआरपीएफ ने अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर यात्रा मार्ग पर K9 डॉग स्क्वाड से लैस रोड ओपनिंग पार्टी की तैनाती की है। इस दस्ते में बेल्जियन मिलिनोइस नस्ल के खोजी कुत्ते शामिल हैं, जो किसी भी खतरे को भांपने में माहिर हैं। जम्मू से अमरनाथ यात्रा के लिए जो कॉन्वॉय निकल रहा है, उसके लिए बाकायदे सीआरपीएफ की तरफ से रोड ओपनिंग पार्टी अलग अलग स्थानों पर लगाई गई है। मैं इस वक्त अमरनाथ यात्रा रूट पर मौजूद हूं और जो NH-44 है उस पर किस तरीके से रोड ओपनिंग पार्टी लगाई गई है, इसको आप देख सकते हैं। ये सड़क जो है वो सीधे जाती है, यहाँ से सीधे बालटाल और पहलगाम के लिए दूसरा एक्सेस जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि रोड ओपनिंग पार्टी में किस तरीके से कमांडोज को यहाँ पर तैनात किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो बड़ा दस्ता होता है, ये सीआरपीएफ का जो K9 टीम है उसको यहाँ पर तैनात किया गया है, जिससे कि किसी भी तरीके से अगर आईडी किसी ने छुपाया हुआ है या फिर बम कहीं पर प्लांट किया गया है तो उसको पूरी तरीके से यहाँ पर डिटेक्ट किया जा सके।
अमरनाथ यात्रा मार्ग को आज से लेकर 10 अगस्त तक नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। इस दौरान यात्रा मार्ग के ऊपर किसी भी तरह के ड्रोन या UAV के उड़ान पर रोक है। इसका मकसद किसी भी तरह की हवाई निगरानी या आतंकी साजिश को नाकाम करना है। खास बात यह है कि अमरनाथ तीर्थयात्री वाहन को नागरिक यातायात के साथ मिलने की अनुमति नहीं होगी। तीर्थयात्रियों के काफिले का समय तय होगा और बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों पर जवान उनकी सुरक्षा करेंगे। सिक्योरिटी के यहाँ पे अच्छे इंतज़ाम है। मैं LG एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, CRP, BSF जो भी यहाँ पे तैनात है, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पे सिक्योरिटी के अच्छे इंतज़ाम है। और मैं चाहता हूँ जितने भी टूरिस्ट है, जितने भी यात्री आ रहे हैं, वो दिल खोल के आए। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सिक्योरिटी के अच्छे इंतज़ाम है और आप यू कैन एन्जॉय एंड यू कैन फील कम्फर्टेबल हियर। जम्मू कश्मीर से करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ धाम की ये यात्रा बेहद दुर्गम और मुश्किलों भरी है, लेकिन भोले के भक्तों का भला दिक्कतों से क्या वास्ता। रास्ते की परेशानियों और पहाड़ों में पल पल बदलते मौसम के दुश्वारियों के बावजूद लोग पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन करके अपना जीवन धन्य करने का मौका नहीं छोड़ना चाहते। पहलगाम से जितेंद्र बहादुर सिंह, गुड न्यूज टुडे। और खुद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यात्रा से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। कल उपराज्यपाल ने बालटाल बेस कैंप में जाकर सभी इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि पहले के मुकाबले इस साल यात्री सुविधाएं ज़्यादा बेहतर उन्होंने की हैं। यात्रियों की सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए सभी के लिए इंतजाम जो हैं वो बेहद अच्छे किए गए हैं। बैठक के बाद आज मैं कह सकता हूँ कि पिछली 4 यात्राओं को मैंने खुद देखा है। इंतजामात काफ़ी बेहतर किया है प्रशासन और श्राइन बोर्ड ने मिलकर के। सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी आपस में उनका कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर है। सुरक्षा के बहुत ही चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यात्रा इस बार पहले की तुलना में और सफलतापूर्वक लोग कर सकेंगे और जो भी देश भर से श्रद्धालु आएंगे वो एक बेहतर अनुभव लेकर के यहाँ से वापस जाएंगे। और आइए अब थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी। हर दिन 15,000 यात्रियों को ही अनुमति मिलेगी। हम आपको बता दें कि 13 से 70 साल की उम्र वालों को ही इस दुर्गम यात्रा की अनुमति है। बहरहाल अगर आप अमरनाथ यात्रा पर जाने की तैयारी में हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत आवश्यक है। जी हाँ, यात्रा के लिए आपके पास इन दस्तावेजों का होना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा यात्रा परमिट आपके पास होना चाहिए। पहचान के लिए आधार कार्ड या पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट्स को आप साथ में रखें। बिल्कुल गीतिका, देखिए इसके अलावा बायोमेट्रिक पहचान के बाद जारी होने वाला RFID कार्ड आपके पास होना चाहिए। अब ये भी जान लीजिए यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान आपको किन बातों का विशेष ख्याल रखना है। यात्रा के लिए समय पर रजिस्ट्रेशन कराएं, मेडिकल जांच को कराएं और फिर उसको नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते। तो इस यात्रा के लिए फिटनेस बेहद ज़रूरी है। यात्रा के दौरान प्रशासन के निर्देशों और गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। अब बात करेंगे कांवड़ यात्रा की। 11 जुलाई से सावन के महीने की शुरुआत होने जा रही है। सावन का महीना महादेव को सबसे प्रिय है। यह महीना भोलेनाथ की आराधना करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है और कुछ भक्त बाबा की आराधना कांवड़ यात्रा से करते हैं। और आस्था और भक्ति से भरे इन पावन दिनों के लिए भक्तों से लेकर कारोबारियों ने तैयारियां तमाम शुरू कर दी हैं। 10 दिन बाद सावन शुरू हो जाएगा। ऐसे में कांवड़ तैयार करने वाले व्यापारी भी पूरे भक्ति भाव के साथ काम में जुटे हुए हैं। अलीगढ़ में घंटी और घुंघरुओं को बड़ी संख्या में बनाया जा रहा है। इसके साथ ही स्टील के कांवड़ भी तैयार किए जा रहे हैं जो वजन में हल्के होने के साथ साथ काफी मजबूती रखते हैं अपने साथ। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बाबा के भक्तों की टोली एक बार फिर से हो रही है तैयार। बम बम भोले के जयकारों से फिर सड़कें गुलजार होंगी। बस अब सावन का इंतजार है।
इस साल सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू होगा और 9 अगस्त तक चलेगा। कांवड़ यात्रा को सफल बनाने के लिए अलीगढ़ के व्यापारी भी पूरे भक्तिभाव से जुट गए हैं। यहाँ पर बनने वाले पारंपरिक कांवड़ों की खास डिमांड है। अब कांवड़ बनाने के लिए हल्के स्टील का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे ये हल्के और मजबूत होने के साथ संभालने में भी आसान होंगे। कांवड़ में घंटी और घुंघरुओं की मांग भी काफी बढ़ गई है, जिसके चलते यहाँ के कारीगरों को काम और व्यापारियों का अच्छा खासा मुनाफा मिल जाता है। इसके साथ ही डाक कांवड़ के लिए भी खास बर्तन बनाए जा रहे हैं, जिसमें पूरी पवित्रता और सुरक्षा के साथ गंगा जल को लाया जा सके। सावन के महीने में घंटी घुंघरू का काम हम बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं, क्योंकि अभी सावन का महीना करीब आ गया है। सभी व्यापारी उठ के खड़े हो गए हैं। सभी जो बड़े बड़े होलसेलर हैं, जो सप्लायर हैं, वो गंगा घाट पे और जितने भी गंगा जहाँ से बहती है चारों तरफ सामान को पहुंचाया जाता है। घंटी घुंघरू, डांसिंग घुंघरू हम बना रहे हैं। हमारे पास ऑर्डर है, अच्छा ऑर्डर है, और हमने इसमें एक नया प्रोडक्ट और जोड़ दिया है जिसका नाम है डाक कांवर। और डाक कांवर में हमने ये ध्यान रखा है कि गंगा जल में बिल्कुल भी इसमें जो है जंग नहीं आनी चाहिए, साफ रहे, स्वच्छ रहे। उसके लिए हमने स्टील का और पीतल का प्रयोग करते हैं। कांवड़ यात्रा से जुड़े बेहतरीन सामानों से जहां एक और कांवड़ियों की यात्रा आसान होती है, वहीं दूसरी ओर व्यापारियों और कारीगरों के लिए भी आमदनी के अवसर खुल जाते हैं। उम्मीद है कि इस बार की कांवड़ यात्रा भी सबके लिए शुभ साबित होगी और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद सब पर बरसेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देवघर में श्रावणी मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम में 11 जुलाई से शुरू होने वाले मेले को लेकर जिला प्रशासन ने समीक्षा बैठक की। 1 महीने तक चलने वाले इस मेले को सफल बनाने के लिए हर स्तर पर कोशिशें जारी हैं। बिहार बॉर्डर से बाबा बैद्यनाथ धाम तक जाने वाले 11 किलोमीटर के रास्तों को दुरुस्त किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पानी, शौचालय, स्वास्थ्य सुविधाओं के इंतजाम भी हो रहे हैं। बारिश के मौसम को भी ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं के लिए टेंट सिटी बनाई जा रही है। हर साल की तरह इस बार भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। कांवड़ियों की सुरक्षा और निगरानी के लिए व्यापक प्रबंध भी किए जाएंगे। सीसीटीवी, ड्रोन कैमरों की मदद ली जाएगी। तमाम सरकारी तंत्रों को 6 जुलाई तक अपनी तैयारियों को पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। दिवाली से सभी का सुझाव जो है या किसी तरह का अगर पूर्व में परेशानी हुआ, उन सभी को नोट कर रहे हैं और हम लोग इनके जो सुझाव है इनको इनकॉर्पोरेट करके जो श्रावणी मेला है उसकी प्रिपरेशन को हम लोग दुरुस्त करेंगे, ताकि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन लोगों का एक्सपीरियंस जो हमारे देवघर में आने के बाद हो वो अच्छा हो सके। अब खबर रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई। भारतीय नौसेना को आज मिलने जा रहा है नया सिपह सालार। रूस में बना ताकतवर युद्धपोत INS तमाल आज भारतीय सेना में शामिल हो जाएगा। रूस में एक भव्य समारोह में इस युद्धपोत को समुद्र की लहरों के बीच उतारा जाएगा, जिसके बाद ये रूस से करीब 20,000 किलोमीटर का सफर तय करके भारत में पहुंचेगा और इस युद्धपोत के शामिल होने से समुद्र की सरहदों की निगरानी और ज्यादा पुख्ता हो जाएगी। ये युद्धपोत नौसेना की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा। लहरों पर शौर्य की हुंकार, दुश्मनों का काल, अचूक हथियार, नौसेना को मिलेगा नया सिपह सालार। देश कह रहा है वेलकम INS तमाल। समंदर में हिंद की ताकत और बढ़ाने के लिए तैयार है नौसेना का नया युद्धपोत INS तमाल। आज इस नए युद्धपोत को भारतीय नौसेना का योद्धा बनने का गौरव हासिल होने जा रहा है। रूस के कैलिनिनग्राद में एक भव्य समारोह में INS तमाल को नौसेना में शामिल किया जाएगा। इस समारोह में नौसेना के तमाम आला अधिकारी भी शामिल होंगे।
आईएनएस तमाल आज रूस से भारत के लिए अपने 20,000 किलोमीटर के सफर की शुरुआत करेगा। इससे पहले साल 2024 में रूस में बने आईएनएस सुशील को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और अब भारतीय नौसेना में आईएनएस तमाल की एंट्री होने जा रही है। दरअसल रूस और भारत के बीच 2016 में एक डिफेंस डील हुई थी, जिसके तहत रूस को 4 तलवार क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनाने का जिम्मा सौंपा गया था। इनमें से 3 युद्धपोत पहले ही भारत पहुंच चुके हैं। इस डील की आखिरी खेप आईएनएस तमाल की डिलीवरी पहले जून में होने वाली थी, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए आईएनएस तमाल की डिलीवरी में थोड़ी देरी हुई। आईएनएस तमाल को रूस के यांतर शिपयार्ड में बनाया गया है। आईएनएस तमाल का वजन 3,900 टन है। आईएनएस तमाल समंदर में 30 नॉटिकल मील यानी करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। एक बार में ये 3,000 किलोमीटर तक की दूरी तय करने में सक्षम है। इसके अलावा इस युद्धपोत पर एक हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया जा सकता है। इस युद्धपोत पर 250 से ज्यादा नौसैनिक और अफसर तैनात रहते हैं। आईएनएस तमाल की ताकत से पूरी दुनिया वाकिफ है। ये एक ऐसा युद्धपोत है जिसका समंदर में उतरना ही दुश्मन के लिए किसी काल से कम नहीं है। आईएनएस तमाल पल भर में दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने का दमखम रखता है। इसलिए आईएनएस तमाल की गिनती दुनिया के सबसे घातक युद्धपोतों में होती है। ये वॉरशिप दुनिया की सबसे खतरनाक एंटी शिप मिसाइल ब्रह्मोस को लॉन्च करने में सक्षम है। आईएनएस तमाल को खासतौर पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इस युद्धपोत में 4 KT-216 डिकोय लॉन्चर्स लगे हैं। इसमें शटिल 1 रेंज की 24 मिसाइलें भी तैनात हैं। इसके अलावा वॉरशिप में एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम भी है। आईएनएस तमाल में टॉर्पीडो भी मौजूद है जो पानी के नीचे खतरों से मुकाबला करता है। इसमें 100 मिलीमीटर की एक एडवांस तोप लगी है। आईएनएस तमाल को समंदर में बेहद चुनौतीपूर्ण हालात में परखा गया है। ये युद्धपोत समंदर की ऊंची लहरों का सामना कर सकता है। खास बात यह भी है कि इस युद्धपोत में दुश्मनों के रडार से बचने वाली टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, जिससे आधुनिक युद्ध में भारत की क्षमता और भी बढ़ेगी। भविष्य की चुनौतियों को भांपते हुए भारत लगातार अपनी रक्षा क्षमताओं में इजाफा कर रहा है। अब भारत अपनी समुद्री सीमा पर ताकतवर युद्धपोतों का एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रहा है जिसे तोड़ पाना किसी दुश्मन के बस की बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात नए नियमों की जो आज से लागू हो रहे हैं। महीना बदला और पुराने नियम भी बदल गए। 1 जुलाई से बैंकिंग से लेकर कार चलाने तक के नियमों में बदलाव किए गए हैं। जाहिर है नियम नए हैं तो आपके लिए उनको जानना भी बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले ज्यादा जरूरी बदलाव की हम बात करते हैं। आज से दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिल सकेगा। इनमें 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां शामिल हैं। जी हाँ, देखिए साथ ही साथ 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को भी पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। इस नए बदलाव में सभी EOL यानी एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स, आसान भाषा में कहें तो पुराने वाहन शामिल होंगे। और इसके अलावा आज से पैन कार्ड के नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी हो गया है। मतलब ये कि बिना कार्ड के आपका पैन कार्ड भी नहीं बन सकेगा। इसके साथ ही देखिए पुराने धारकों को 31 दिसंबर तक अपने आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक कराना होगा। और आज से रेलवे की टिकट बुकिंग और किराए को लेकर कुछ बदलाव जरूरी हुए हैं। तो आज से एसी और नॉन एसी टिकट्स की कीमत भी बढ़ाई गई है। नॉन एसी में 1 पैसा प्रति किलोमीटर, जबकि एसी के लिए 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है। रेलवे ने तत्काल बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। यानी आप तभी तत्काल टिकट बुकिंग करा सकते हैं जब आपका IRCTC अकाउंट आधार से जुड़ा हो। इसके अलावा आज से ट्रेन चार्ट 8 घंटे पहले बनेगा। क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। साथ ही साथ देखिए ICICI बैंक में अगर आपका खाता है तो ATM से पैसे निकालना आपके लिए अब महंगा हो जाएगा। हर महीने केवल 3 मुफ्त नकद लेन देन की ही अनुमति होगी, जिसके बाद प्रति लेन देन पर शुल्क लिया जाएगा। और देखिए पहाड़ों से लेकर मैदानों में भारी बारिश का सिलसिला भी लगातार जारी है। नदी नालों में उफान है। पहाड़ों के दरकने से सड़क मार्ग प्रभावित है। कहीं फ्लैश फ्लड से हाहाकार मचा हुआ है तो कहीं पर देखिए सैलाब में लोगों की जान फंसी हुई है। इस मुसीबत में स्थानीय प्रशासन के साथ SDRF और NDRF के जवान मिशन जिंदगी में दिन रात जुटे हुए हैं। देवदूत बनकर सैलाब में फंसे लोगों को बचाया जा रहा है। ऐसे में मौसम में जरूरी सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है। सजगता और सतर्कता से ही आपदा से बचा जा सकता है।
यही वजह है कि उत्तराखंड के 5 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। वहीं गुजरात में महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, लेकिन इस बीच एनडीआरएफ के जवान बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए समय पर पहुंच रहे हैं और लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। 3 तस्वीरें आपको दिखाने किस प्रकार से बाढ़ बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और तमाम जवान मुस्तैद। पहाड़ों से लेकर मैदान तक मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। पहाड़ों पर आई मुश्किलों से जंग भी जारी है। मैदानों में भी हौसला पस्त करने वाली बाढ़ बारिश से जद्दोजहद जारी है। मानसून आने के साथ कई जगहों पर संकट का सैलाब डरा रहा है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में मानसून के आते ही लोगों को नई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश के रेड अलर्ट के बीच आपदा से निपटने की तैयारियों को परखा जा रहा है। प्रदेश में 5 जिलों में मॉक ड्रिल की जा रही है। इस मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, होमगार्ड के साथ राहत बल के जवान भी शामिल है। तस्वीरें चमोली के बिरहीन निजामुल्ला रोड की है। भारी बारिश की वजह से भूस्खलन चंद पलों में इस सड़क मार्ग को बंद कर दिया गया। कुछ यही हालत ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की है, जहां तेज बारिश की वजह से पहाड़ दरक उठा और भरभरा कर सारा मलबा नेशनल हाईवे के बीचों बीच आ गिरा। गनीमत रही कि किसी तरह की कोई क्षति नहीं पहुंची, लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से राहगीरों को काफी दिक्कत हुई। उत्तरकाशी की यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर यातायात को शुरू करने की कवायद जारी है। तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान रेस्क्यू अभियान में जुटे हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह से पहाड़ी से ये भूस्खलन हुआ है, जो कुदरत की इस कहर को की जो दास्तां है उसको बयां कर रहा है। एक्सावेटर्स, भारी भरकम मशीन यहाँ पर लगी हुई हैं, जो मार्ग खोलने की कवायद में जुटी हैं। ऐसा भी जो संज्ञान में आया है कि तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित प्रशासनिक आदेश के अनुरूप यमुनोत्री वाला जो वैली है उस तरफ रोक दिया गया है। सोलन में चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे 5 पहाड़ों से लगातार पत्थर और मलबे गिर रहे हैं। इसकी वजह से बार बार यातायात प्रभावित हो रही है। लैंडस्लाइड की वजह से राहत कार्यों में काफी परेशानी भी हो रही है, जिसकी वजह से लंबा जाम लग चुका है। टनल के मुहाने पर लैंडस्लाइड के बाद टनल रोड पर वाहनों की रफ्तार भी थम चुकी है। भारी जाम में फंसे लोग ट्रैफिक खुलने का इंतजार कर रहे हैं। किन्नौर में बादल फटने की वजह से रामपुर के सीगासेरी गांव में काफी नुकसान हुआ है। जिला प्रशासन की तरफ से राहत बचाव की कार्य किए जा रहे हैं। चमोली से कमल नयन सिलोरी के साथ, उत्तरकाशी से ओंकारा बहुगुणा, रामपुर से विशेष नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो मौसम से जुड़ी एक और दिलचस्प तस्वीर आपको दिखाते हैं। धरती के सबसे गर्म देशों में शुमार कतर लोगों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए नई टेक्निक आजमा रहा है, नई तरकीब आजमा रहा है। इसकी राजधानी दोहा में भी इन दिनों जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। गर्मी का आलम यह है कि लोगों को बाहर निकलना भी मुश्किल पड़ रहा है। ऐसे में यहाँ के लोगों ने एक अनूठा रास्ता निकाला है। यहाँ पर आउटडोर स्पेस में एयर कंडीशन का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस अनूठे तरीके से घरों से बाहर निकल रहे लोगों को काफ़ी राहत भी मिल रही है। इसके साथ ही आउटडोर शॉपिंग मॉल्स में भी बड़े बड़े कूलर्स और एसी लगाए गए हैं। लोग घर से बाहर बेंच पर बैठकर इसका फ़ायदा ले रहे हैं और इसके साथ ही बड़ी संख्या में लोग समंदर में नहाकर गर्मी से बचने की कोशिश भी करते नजर आ रहे हैं। गर्मी के चलते समंदर तटों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। अब आपको इंडिया के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पर इंतजामों की तस्वीरें दिखाते हैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे की। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर अपना घर नाम से आधुनिक और सुरक्षित टेस्ट एरिया तैयार किया गया है। इस रेस्ट एरिया में हर वो सुविधाएं होंगी जो घरों में होती है।
दिल्ली को मुंबई और मुंबई से दिल्ली को जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे पर अब ट्रक ड्राइवरों का सफर सुहाना होने जा रहा है, क्योंकि 1350 किलोमीटर लंबे इस 8 लेन एक्सप्रेसवे पर ट्रक ड्राइवरों को वो सुविधाएं मिलने जा रही हैं जिसकी तलाश उन्हें पूरे सफर में होती है, और वो तलाश आखिरकार घर आकर ही खत्म होती है। लेकिन अब सफर में सुकून के लिए एक्सप्रेसवे पर ही ड्राइवरों को घर जैसा आराम मिलने वाला है। इसके लिए NHAI और इंडियन ऑयल की पहल पर अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ड्राइवरों के लिए हर 25 किलोमीटर पर वे साइड अमेनिटी बनाई जा रही है। आसान भाषा में समझा जाए तो ये ट्रक ड्राइवरों का एक तरह का अस्थायी आशियाना होगा, जहां सफर के दौरान उन्हें आराम के लिए AC कमरे, फ्री वाईफाई, पीने के लिए साफ पानी, सोने के लिए बेड और कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन और खाना पकाने के लिए किचन जैसी तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। जहां पर हम AC डोरमेट्रीज दे रहे हैं, वाटर कूलर दे रहे हैं जहां से पानी आराम से ले सकते हैं, वॉशिंग मशीन दे रहे हैं, कपड़े धोने के लिए ओदा दे रहे हैं अगर किसी को ओपन बाथिंग करनी है, और वो क्लीन वॉशरूम से सर, TV अवेलेबल है, फ्री वाईफाई है और CCTV कैमराज है पूरी पार्किंग के अंदर, जिसका फीडबैक हमारे यहाँ पर आता है। तो ये सुविधाएं हम यहाँ पर दे रहे हैं। अक्सर सफर के दौरान ट्रक ड्राइवर बेहद थके होते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट का खतरा भी बना रहता है। कारण यही है कि वो पूरे सफर में ठीक से आराम नहीं कर पाते। ऐसे में उनके सफर को आरामदायक बनाने के लिए ये पहल बेहद कारगर साबित हो सकती है। खुद खाना नहीं बनाना चाहते हैं तो अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर 130 रुपीज़ के अंदर हम यहाँ पर ढाबा है हमारा, जहाँ पर हम पूरा थाली अवेलेबल करा रहे हैं ड्राइवर्स के लिए। कोई भी ड्राइवर्स हो आके रेस्ट कर सकता है। ड्राइवर जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत लंबी डिस्टेंस के ऊपर चलते हैं, इतनी लंबी डिस्टेंस के ऊपर चलने से थकान हो जाती है और कंटिन्यू गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट का खतरा जो बढ़ जाता है। तो हमारी कंसेप्ट यही था कि कम से कम हम हाईवे को पर सभी हाईवे पे ऐसी फैसिलिटीज़ दे पाएँ जिससे वो थोड़ा रेस्ट कर सके, रुक सके और अपने आप को थोड़ा आराम दे सके। जाहिर है एक्सप्रेसवे पर बना ये अपना घर ड्राइवर्स के लिए एक सच्चा ठिकाना होगा, जहां आराम के साथ साथ ट्रक ड्राइवर्स को तमाम सुविधाएं मिलेंगी जिसका उन्हें पूरे सफर में इंतजार रहता है, और इससे लंबी दूरी के ड्राइवर्स का सफर सुहाना और सुरक्षित भी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चुनौतियों के आगे जीत है। जिसने मुश्किलों से लड़ना सीख लिया वही कामयाब है। ये कहानी ग्रामीण परिवेश से वास्ता रखने वाली ड्रोन दीदी की है, जिन्होंने न सिर्फ अपनी तकदीर बदली बल्कि दूसरों की भी किस्मत बदल रही हैं और गांव की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। मन में दृढ़ संकल्प, इच्छा, हाथों में रिमोट कंट्रोल, खेतों में परवाज भरता ये ड्रोन। घर के काम हो या फिर ड्रोन को रिमोट के जरिए उड़ाना हो, गीता का कोई जवाब नहीं। गीता आज महिलाओं के लिए एक मिसाल बनकर उभरी है। ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग लेने वाली गीता की जिंदगी पहले से बेहतर है। गीता न सिर्फ अपने खेतों में हाईटेक खेती कर रही है, बल्कि गांव के दूसरे किसानों के लिए भी मददगार साबित हो रही है। किसानों के खेतों में ड्रोन के जरिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते कमाई कर रही है। सफलता के नए पैमाने गढ़ने वाली गीता को ये कामयाबी आसानी से नहीं मिली। ग्रामीण क्षेत्र से वास्ता रखने वाली गीता को शुरुआती दौर में परिवार की इजाजत नहीं मिली, लेकिन पति ने साथ दिया। गीता अपनी सफलता का श्रेय अपने पति को ही दे रही है, जिनके सहयोग से गीता के सपनों को साकार रूप मिला। परिवार वालों को बताया कि मुझे ड्रोन की ट्रेनिंग के लिए जाना है। पहले तो थोड़ा सा मना कर दिया क्योंकि गांव की महिलाएं थी, गांव से निकलना बड़ा मुश्किल है एक महिला के लिए। तो मेरे परिवार के, मेरे हस्बैंड, मेरे सास ससुर मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं। गीता को ड्रोन पायलट बनने की प्रेरणा गांव की ड्रोन दीदी से मिली, जिन्होंने गीता का हौसला बढ़ाया। गीता ने गुरुग्राम से ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग पूरी की, जिन्हें इफ्को की तरफ से फ्री में एक ड्रोन भी मिला। नमो ड्रोन दीदी योजना का लाभ गीता को मिला। गांव में गीता का मान सम्मान बढ़ा है।
जो अपने काम से काफी खुश है और गर्व भी महसूस कर रही है। हम सभी महिलाओं को कहना चाहेंगे कि जब सरकार मौका दे रही है तो जैसे हम आगे आए हैं, आप भी आगे आइए और हम महिला सशक्तिकरण में महिला हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री ने योजना चलाई है महिला सशक्तिकरण, इसमें सशक्त बनिए। गीता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात करने का भी मौका मिला, जिनकी तरफ से गीता की हौसला अफजाई हुई और ज्यादा से ज्यादा काम मिलने का भरोसा भी मिला। आज गीता दूसरी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का संदेश दे रही है कि नमो ड्रोन दीदी योजना से जुड़कर महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ें। करनाल से कमलदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में जन्माष्टमी पर होने वाले दही हांडी उत्सव का इंतजार सभी को रहता है, क्योंकि इस अवसर पर मुंबई की गली गली में दही हांडी फोड़ने के लिए गोविंदाओं की टोलियों की जबरदस्त जोर आजमाइश देखने को मिलती है। दही हांडी के उत्सव में गोविंदाओं की जोर आजमाइश को अब महाराष्ट्र में एडवेंचर स्पोर्ट्स का दर्जा दे दिया गया है और ठाणे में इसकी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। गगनचुंबी पिरामिड जैसी आकृतियां बना रहे युवाओं की ये तस्वीरें मुंबई में हर साल जन्माष्टमी के अवसर पर होने वाले दही हांडी उत्सव की याद दिला रही है। गोविंदाओं की तमाम टोलियां ऊंची से ऊंची दही हांडी फोड़ने के लिए जोर आजमाइश करती हैं। यहाँ भी स्टेडियम के अंदर मौजूद गोविंदाओं में वही जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ पहुँचे युवाओं की तमाम टोलियां अपनी ताकत, टीम वर्क, बैलेंस और साहस का शानदार नमूना पेश कर रही है, क्योंकि गोविंदाओं की जोर आजमाइश अब महज कुछ युवाओं के लिए शौक तक सीमित नहीं है, बल्कि एक खेल के रूप में महाराष्ट्र में लोकप्रिय हो रही है। दही हंडी एक बहुत बड़े लेवल पर मनाया जाता है और इसी खेल को बहुत बड़े लेवल पर देश और विश्व तक फैलाने के उद्देश्य से इस तरह का आयोजन मुंबई के ठाणे जिले में हुआ है। और ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, अच्छा खासा आयोजन यहाँ पर किया है। तस्वीरों में देखें कि किस तरीके से एक बड़ी संख्या में दर्शक जो है जुटे हुए हैं। मुंबई और महाराष्ट्र से लगभग 32 टीमों का यहाँ पर चयन हुआ है और 32 टीमों से 16 टीमों का चयन हो चुका है। ठाणे में 3 दिन की प्रो गोविंदा लीग का आयोजन किया गया। इसमें मुंबई समेत महाराष्ट्र की 32 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 16 टीमों का चयन फिनाले और ग्रैंड फिनाले के लिए हुआ है। इसका मकसद दही हांडी के खेल को न केवल महाराष्ट्र बल्कि देश विदेश में प्रमोट करना भी है, ताकि युवाओं में इसके लिए रुचि बढ़े और उन्हें इसका लाभ भी हो। ये हर साल हम ये प्रो गोविंदा का आयोजन करते हैं और इसके माध्यम से टीम, जैसे आईपीएल में टीम अलग अलग जो भी स्पॉन्सर होते हैं उनको दी जाती है, उसी तरह से ये देश के विभिन्न राज्यों का नाम लेते हुए, शहरों का नाम लेते हुए ये हम टीम लोगों तक पहुंचा देंगे। और उसमें जो खेलने वाले खिलाड़ू हैं उनको शायद किसी को स्पोर्ट्स के कैटेगरी में अगर हम ये लेके आते हैं तो कानूनन उनको हमारी शासकीय नौकरी मिल सकती है, जो बाकी के फायदे वो भी उनको मिल सकते हैं। गोविंदाओं के इस खेल की हर टीम में 100 के आसपास सदस्य होते हैं। जिस टीम के सदस्य बिना गिरे सबसे बेहतर और ऊंचे थर बनाने में कामयाब होती है, उसकी जीत होती है। खेल जोखिम का है, लेकिन इसके लिए युवाओं और किशोरों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। यह भी माना जा सकता है कि इस बार दही हांडी उत्सव से पहले ठाणे में गोविंदाओं की ये जमघट इस बार होने वाले दही हांडी उत्सव का ट्रेलर दिखला रही है। इसका रंग चरम पर दही हांडी उत्सव के दिन भी दिखेगा, जब मुंबई और महाराष्ट्र के हर कोने में और भी युवा दही हांडी फोड़ने के लिए जमा होंगे। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सेंट्रल कोलंबिया में इन दिनों एक अनूठा वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। इस उत्सव में गधों को सम्मानित करने की परंपरा है। उत्सव में गधों को सजाकर परेड में शामिल किया गया। इस दौरान गधों का साज श्रृंगार किया गया, खास तरीके से उन्हें सजाया गया। यहाँ सबसे अच्छे ढंग से सजाए गए गधे को राजा या रानी का ताज पहनाया। इस उत्सव में गधों के प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका है। आम जीवन में इन मेहनती गधों के महत्व को भी उत्सव में दिखाया गया। उत्सव सैन एंट्रो शहर में आयोजित किया गया।
और ये गधों के लिए एक कार्निवाल जैसे दिखता है। इस उत्सव में संगीत, नृत्य और स्थानीय व्यंजनों को भी लोगों ने जमकर आनंद उठाते हुए नजर आए। ये उत्सव गधों के प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त करने का एक शानदार तरीका है, जो कोलंबियाई संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस उत्सव की शुरुआत 20वीं सदी में हुई थी, जब इसे जूडस इस्करियोट के प्रतीक के रूप में एक गुड़िया जलाने के साथ शुरू किया गया था, जिसे गधे पर लाद कर ले जाया जाता है। वक्त बदलने के साथ ही इस उत्सव का महत्व भी बढ़ गया और ये यहाँ का वार्षिक उत्सव बन गया, जो इन मेहनती जानवरों को समर्पित है।